9th क्लास के लिए सोशल साइंस का आज का अपना विषय रहेगा चैप्टर 4। ये इतिहास की पार्ट की यूनिट सेकंड है। हमने पहले 3 यूनिट में वर्ल्ड हिस्ट्री के तौर पर पढ़ा है कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति हुई है, किस प्रकार से रूसी क्रांति हुई है और किस प्रकार से हिटलर का उदय हुआ। आज चैप्टर 4 में हम सभी जंगलों की सैर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जंगल, आज आप चारों तरफ किसी भी चीज़ पे निगाह डालेंगे, चाहे आपके घर के दरवाजे हों, खिड़कियां हों, चाहे हमारे दूसरी चीज़ें बनी हुई हों, आप देखते हैं चाहे हमारे चॉकलेट्स के रैपर बने हों या दूसरी कोई और चीज़ें, कॉफ़ी के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री हो या कोई दूसरी और चीज़ें, मैच वर्क हो, उसमें हम देखते हैं कि लकड़ी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग रहा होता है। तो आज हम इस चैप्टर में जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से वन्य समाज रहे। अब सबसे पहले हम चलते हैं उपनिवेशवाद में। एक दौर 1700 ईस्वी से 1700 से 1995 ईस्वी तक 139 लाख वर्ग किलोमीटर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 1700 से 1995 ईस्वी तक 139 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? वन क्षेत्र हमने साफ कर दिया। किस वजह से? या तो खेती करने के लिए, या दूसरी और औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए, या हमने इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए, या फिर हमने वहां पर मकान या आवास बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका दोहन किया गया। और जब इसका दोहन किया गया तो किस प्रकार के रीजन रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले इस चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि बड़े क्षेत्र में वनों को साफ करने के या वन विनाश के क्या कारण रहे कि वन विनाश किस वजह से एक बहुत बड़े लेवल पर एक विस्तृत क्षेत्र के जंगलों को साफ कर दिया गया। तो हमने पहले एक लाइन लगाई कि उपनिवेशवाद। आप सब जानते हैं कि 1765 के बाद भारत पर अंग्रेजी सरकार की हुकूमत बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही थी। हर क्षेत्र में अंग्रेजी साम्राज्य का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था और उस हस्तक्षेप के कारण धीरे धीरे अंग्रेजों के लालच इतने बढ़ गए कि उन्होंने यहाँ की सभी संपदाओं का दोहन करना आरंभ कर दिया। उसमें जंगल भी एक थे कि वनों को किस प्रकार से उन्होंने खत्म किए। तो सबसे पहली बात है कि बड़े वन क्षेत्रों को साफ करने के रीजन क्या रहे। तो हमारा सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है कि भाई वाणिज्यिक नकदी जो फसलें हैं वो उत्तरदायी थी। नकदी फसलें कैसे भाई? अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि भारत में अनेक प्रकार की जो फसलें, चाहे आप आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे कि अफीम की खेती करवानी हो एक बात, चाहे भारत में पटसन की खेती करवानी हो, या दूसरी ओर चाहे दाल की खेती करवानी हो, कपास की खेती करवानी हो, नकदी फसलों को ज्यादा से ज्यादा भारतीय उपजाएं। इसके लिए जंगलों का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, वन क्षेत्र तबाह कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेज सोचते थे कि जितना लगान भारतीय किसान उनको देंगे या खाद्य फसल उपजाएंगे, उस खाद्य फसल को सारे को कहां निर्यात करेंगे? टेम्स नदी के किनारे लंदन भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। इसलिए उनका एक उद्देश्य था कि भारत में इन जंगलों को एक बड़े तौर पर, बड़े क्षेत्र पर साफ करके दूसरे लोगों को काम पर लगाया जाए और नकदी फसलें उगाई जाएं। दूसरा इसका सबसे बड़ा रीजन था कि
भाई वनों को साफ करने या विनाश का दूसरा सबसे बड़ा कारण था, जैसा आप सब जानते हैं कि इंग्लैंड एक बहुत बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति रहा है और वहां का शासन राजघराने से चलता है। वहां का जो रानी है या राज दरबार है, जिसको हम शाही परिवार कहते हैं, उस समय शाही नौसेना के लिए, शाही नौसेना के लिए, शाही नौसेना का अर्थ समझते हैं आप कि उनकी जो समुद्री सेना थी, उसके जो ओक का वृक्ष है, ओक के जो पेड़ हैं, उनसे वो जहाज बनाए जाते थे और समुद्र में व्यापार करने के लिए जहाज या जल मार्ग एक बहुत बड़ा रोल होता था उस समय, उस दौर में। इसलिए बलूत के जो वृक्ष थे, उनकी कमी को देखते हुए भारत में जो वनों का एक बहुत बड़ा प्रदेश था, उसको साफ किया गया ताकि अच्छी लकड़ियों के माध्यम से अच्छे वनों को काट करके शाही नौसेना के लिए जहाज तैयार कर लिए जाएं और उसको मजबूत बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए भारत में बड़े तौर पर वनों को साफ किया गया और उन वनों को इंग्लैंड भेजा गया ताकि वहां की सेना को, नौसेना को और भी ज्यादा तौर पर मजबूत बनाया जा सके। तीसरी बात, एक बार हम सोचते हैं कि 1853-54 का दौर, 1853-54 के दौर में भारत में रेल नया नया प्रवेश कर रही थी और रेलवे के स्लीपर के लिए, रेलवे के स्लीपर के लिए क्या किया गया, एक बहुत ज्यादा बड़े तौर पर वनों की कटाई शुरू की गई, क्योंकि भारत में रेल लाइन बिछाने के लिए वनों को एक बहुत बड़े तौर पर बर्बाद किया गया। वनों की कटाई से स्लीपर तैयार किए गए। जितना रेलवे का विकास होता चला गया, उतना ही वनों का विनाश होता चला गया। इसके अलावा हमारा 4 नंबर पे रहेगा बागान स्थापित करना। हम जब भी इंग्लैंड की दृष्टि से देखते हैं तो इंग्लैंड की दृष्टि को एशिया की चाय बहुत पसंद थी। चाय, कॉफी, रबड़, ये सब नकदी फसलों में आते हैं, वाणिज्यिक फसलें हैं और अंग्रेजों का मानना था कि भारत में ये जो वन है, इन वनों को साफ करके एक बड़े क्षेत्र पर हम क्यों ना बागान स्थापित कर लें। इसलिए अंग्रेजों की लालसा थी या अंग्रेजों का मानना था कि भारत के जिन क्षेत्रों में वनों से कोई फायदा नहीं हो रहा, उन वनों को समाप्त करके, हटा करके उनकी जगह चाय के बागान, रबड़ के बागान, और कॉफी के बागान, काफी बागान स्थापित किए गए। इनका उद्देश्य यही था कि जो विदेशी मुद्रा एक अच्छी चाय के तौर पर जो इंग्लैंड पहुंचती थी, वो अब भारत से या रबड़, कॉफी को पहुंच सकती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने अपने फायदे के लिए इनका विनाश किया। नंबर 5, ये भारत का घरेलू पॉइंट है कि भाई वनों का विनाश कैसे हुआ। वनों की, जैसे लकड़ी जलाने के लिए, अब घरों में जलावन के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी, इमारती लकड़ी का घर में प्रयोग करने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए भारतीय अनेक प्रकार से वनों का काटते थे, वनों को अपने घर में प्रयुक्त करते थे, चाहे वो कंदमूल के लिए, फल फूल के लिए और घर में प्रयोग के लिए, जैसे इमारती लकड़ियों के तौर पर घर के दरवाजे करने के लिए, छत बनाने के लिए। क्योंकि प्राचीन समय में या आज से 200-300 साल पहले इस प्रकार की प्रक्रिया थी कि लकड़ी का प्रयोग उस समय बहुत ज्यादा होता था। इसलिए लकड़ी का प्रयोग हमारी देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए या नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े स्तर पर
काटी गई, जंगलों का विनाश किया गया, जिसके कारण वन सिमट कर बहुत कम क्षेत्र में रह गए थे। अंग्रेजी सरकार इस चीज को बहुत सोच विचार कर ले रही थी कि इस प्रकार से तो वनों का एक बहुत बड़े लेवल पर विनाश हो जाएगा। इसलिए उन्होंने डायट्रिच, एक जर्मन विशेषज्ञ है, जर्मन विशेषज्ञ थे डायट्रिच ब्रेंडिस, उनको भारत का प्रथम वन महानिदेशक भारत का फर्स्ट फॉरेस्ट डायरेक्टर जनरल वन महानिदेशक बना करके यहां लेकर के आए। उन्होंने वैज्ञानिक वानिकी पर बल दिया। वैज्ञानिक वानिकी क्या होता है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। इसमें क्या था कि उन्होंने भारत की जो दूसरी प्राकृतिक संपदा थी, या जो छोटे छोटे पेड़ थे, या जो दूसरी प्राकृतिक वन थे, उनको काट करके एक स्थान पर एक ही पंक्ति में अलग अलग टाइप के बड़े बड़े बागान स्थापित कर लिए, पेड़ लगा लिए, एक ही पंक्ति में लंबे टाइप के पेड़ बना दिए, जिनको बागान कहा गया, जिनको बागान की श्रेणी में स्थापित किया गया। तो जो अपना एक देश का कल्चर था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहां भारत में वनों के लिए काम करना आरंभ किया। इनके प्रयास हैं 1864 में और 1865 में वन अधिनियम के लिए काम किया। सूत्रबद्ध करने के लिए सूत्रबद्ध करने में योगदान दिया। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च की स्थापना देहरादून में हुई। इस प्रकार के इन्होंने अनेक प्रकार से इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना की 1906 में देहरादून में। 1865 में वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने के लिए काम किया। और धीरे धीरे क्या होने लग गया कि अपने वन्य समाज को, मतलब भारत में जो आदिवासी जीव थे या जो जंगलों में निवास करने वाली जनजातियां थी, उनके लिए कानून बनाए गए। और 1865 में जब ये कानून बने, उनको 2 बार संशोधित किया गया, 1878 में और 1927 में। जब हम देखते हैं कि 1878 में 1878 में क्या किया गया, जैसे ये वन अधिनियम बने, जंगली जनजातियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। वनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया, संरक्षित, सुरक्षित और तीसरा ग्रामीण। संरक्षित श्रेणी में तो बाकायदा अंग्रेजी सरकार पास जारी करती थी। अब भारतीय जो वन्य समुदाय थे, उनके लिए इन जंगलों में प्रवेश करना बड़ा ही मुश्किल था। वो बेचारे जब तक उनको पास जारी नहीं होता, तब तक वो इन जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त जो वन कर्मी थे,
वो बिना पैसे लिए या बिना घूस ऐठे बिना इन समुदायों को काम करने नहीं देते थे। उन जंगलों से ना फल इकट्ठा करने देते थे, ना लकड़ी इकट्ठा करने देते थे। तो इस प्रकार से भारतीयों को, जो भारतीय वन्य समुदाय थे, उनको दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने बहुत बुरी नीति अपनाई। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर था कि इन वन प्रबंधन से प्रभाव क्या पड़ा या प्रभाव क्या पड़े। अब ये विषय है जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट कि भाई अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक प्रकार के कानून बना लिए, इस वनों को बांट भी दिया, तो वन प्रबंधन से क्या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा वो झूम खेती करने वालों पर पड़ा। किन पर पड़ा भाई? झूम की खेती करने वालों पर। जंगलों में रहने वाले जो किसान थे या जो समुदाय थे जो झूम की खेती करते थे, कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को खाली छोड़ देते थे। फिर वो स्थान जब अपनी उर्वरकता शक्ति प्राप्त कर लेता था तो दोबारा से वो खेती करने के लिए आ जाते थे, फिर दूसरी जगह जाकर के जंगलों में खेती कर लेते थे। ऐसे खेती करने वाले किसानों को बिल्कुल से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार की खेती अब जंगलों को नष्ट करके नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा वो झूम खेती करने वालों पर पड़ा। नंबर 2, घुमंतु समुदायों पर। आपने भारत में अनेक प्रकार के समुदाय सुने होंगे, चाहे वो धंगर हो, चाहे वो बंजारा हो, चाहे हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, चाहे वो गुज्जर बकरवाल हो, चाहे उराव हो या दूसरी कोई भी संथाल हो। ये घुमंतु समुदाय थे, जंगली समुदाय थे, जंगलों में रहते थे या जंगल के आसपास रहते थे। वो अपना दिनचर्या की जो चीजें थी वो सारी की सारी जंगलों से प्राप्त करते थे। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ये कानून पास करने से या फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू कर देने से या जंगलों को बचाने की नीति से इन घुमंतु समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ा। ये बेचारे अपनी दैनिक आवश्यकता की चीजें जो जंगलों से प्राप्त करते थे वो अब ये ले पाने में सफल नहीं रहे, क्योंकि घुमंतु समुदायों के जंगलों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी या उनको समय समय पर या विशेष समय के दौरान जो पास जारी किए गए उन्हीं के आधार पर ये अपनी क्रियाएं कर सकते थे। उस समय के बाद ये उन जंगलों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो घुमंतु समुदायों की जिंदगी को एक प्रकार से अंग्रेजों के इस वन प्रबंधन ने रोक दिया, इनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। नंबर 3, वन का कारोबार या लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनियां। जो भारतीय व्यापारी थे जो वनों के कारोबार में लगे हुए थे, अब उनको अंग्रेजी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई थी। अंग्रेज वनों में लकड़ी लेने के लिए अनेक प्रकार की बोलियां लगाते थे या इस प्रकार के कानून बनाते थे जिससे अंग्रेजी सरकार को राजस्व देना पड़े। इन कानूनों के नहीं बनने से पहले लकड़ी का कारोबार करने वाले व्यापारी प्रतिदिन अपने धंधे में कुछ पैसे कमा रहे थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उनके उद्योग धंधों को बिल्कुल चौपट कर दिया और इस वन प्रबंधन के माध्यम से लकड़ी का कारोबार करने वाले भारतीय व्यापारी बिल्कुल तबाह हो गए। उनका जीवन एक प्रकार से भुखमरी के कगार पर आ गया, क्योंकि उनके धंधे बिल्कुल बंद कर दिए गए और
अगर ये भारतीय कंपनियां व्यापार करना चाहती थी तो अंग्रेजी राजस्व में या अंग्रेजी खजाने में इनको पैसे जमा करवाने होते थे। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लकड़ी का कारोबार करने वाली कंपनियां बिल्कुल समाप्त हो गई। नंबर 4, बागान व्यापारियों का उदय। आप सब जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा उपनिवेश था, तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारतीयों की जो ये संपदा थी उस पर उन्होंने कमाई का एक सोर्स देखा, कमाई का स्रोत देखा। तो इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत में बागान स्थापित कर लिए, चाहे वो नील के बागान हो, चाहे वो चाय कॉफी के बागान हो, रबड़ के बागान हो। तो जिन जंगलों को साफ किया गया या जिन जंगलों को एक प्रकार से बागान के रूप में विकसित किया गया, उनके मालिक अंग्रेज बन बैठे। उनके लिए वन प्रबंधन ने एक कमाई का साधन के तौर पर काम किया और वो बहुत पैसे वाले हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने संपदा का दोहन किया। ये वास्तविक मालिक बागानों के अंग्रेज अधिकारी थे और भारतीय बेचारे। इसमें सबसे बड़ा रीजन क्या आएगा कि भारत में शिकार प्राचीन काल से ही एक मनोरंजन का साधन रहा है राजा महाराजाओं से। तो अंग्रेजों को और राजा महाराजा रियासतों में जो राजा थे उनको शिकार करने पर कोई रोक नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि ये बागान व्यापारी उनको इनवाइट करते थे, उनको निमंत्रण देते थे। क्यों? क्योंकि ये सोचते थे कि जो ये हिंसक जानवर हैं, जंगलों में रहने वाले हिंसक जानवर हैं, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेज ने तो 400 बाघों को ही मार डाला। तो इस प्रकार से भारतीयों के लिए जो अंग्रेजों का ये वन प्रबंधन था, ये एक अभिशाप बन करके आया, जबकि अंग्रेजों के लिए ये एक प्रकार से फायदे का सौदा रहा। और दूसरी बात, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जो बेचारे घुमंतु समुदाय थे और जो झूम खेती करते थे या जो दूसरे अपना जीवन यापन करते थे वन्य समुदाय, वो भूखमरी के कगार पे आने से जो अंग्रेजी सरकार ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित की, उनमें मजदूर बनकर के रह गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी को किसी भी हालातों में जीना था, इसलिए उन्होंने अपने प्राचीन कार्य छोड़ करके जंगलों से निकल करके या जंगली आवासों से निकल करके वही लोग शहरों में आकर के या उनके बागानों में आकर के एक प्रकार से इन व्यापारियों के यहाँ मजदूर बन गए। अब वो सोच रहे थे कि उनकी जिंदगी को वन कानूनों ने किस प्रकार से तबाह कर दिया और समाप्त कर दिया। इसका अगला जो पार्ट है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।